So, hello everyone, this is शिवांशु कुशवाहा and most welcome to your own channel मृत्युंजय अकेडमी। तो आज बच्चों बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में चैप्टर 2 हम लोग देखेंगे कौन सा, सॉल्यूशन यानी कि विलयन। बात करें चैप्टर 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 से क्यों नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में चैप्टर 1 क्या है, ठोस अवस्था या फिर सॉलिड स्टेट जिसको आप कहते हो। देखो है क्या कि सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें विजुअलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, सोच की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें चीजों को सोचना पड़ेगा, आपको समझे, थिंक करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा भी, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी आप 11th से निकल करके आए हो तो इतनी तेजी से विजुअलाइज चीजों को नहीं कर पाओगे। देखो मुझे पता है कि काफी बच्चे 11th में अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं, समझे, सबका डंबा डोल वाला सिस्टम है तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। इस वजह से अपन अभी सॉलिड स्टेट नहीं देखेंगे। सॉलिड स्टेट में कब पढ़ाऊंगा, वही समझ लो एग्जाम के तकरीबन 2 महीने पहले इसको कंप्लीट करा लेंगे सॉलिड स्टेट को, ठीक है। बाकी एग्जाम तक के सारे चैप्टर को वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। जैसे सॉल्यूशन बाद चैप्टर 3 चलेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, देन तुम्हारा सरफेस भी पढ़ा देंगे। उसके बाद मैं भी ऑर्गेनिक स्टार्ट करूं या फिर सॉलिड पढ़ा दूं, वो तब देखा जाएगा, तब डिपेंड करेगा, वो उस हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। अभी अपन सॉल्यूशन पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ठीक। कहानी समझ गए कि सॉलिड स्टेट अपन अभी क्यों नहीं चालू कर रहे हैं। चलो सॉल्यूशन की बात करें, बिल्कुल बेसिक बात, 1% भी कोई नई बात नहीं, जो बचपन में पढ़े हो वही सॉल्यूशन है, वो कुछ खास नहीं है, समझे। क्या बचपन में पढ़ा था सॉल्यूशन, क्या जानते हो सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन को बचपन में क्या देखा था, क्या पढ़ा था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप जानते हो कि सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर solution are homogeneous mixture of 2 or more than 2 components, ठीक है। ये चीज विजुअल है, अगर विजुअल नहीं तो फोन को थोड़ा सा तिरछा कर लिया करो, ठीक है, तब चीजें दिखेंगी। मैं बोल भी देता हूँ कि solutions are homogeneous mixture of 2 or more than 2 components, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो 2 या 2 से अधिक अवयवों को एक साथ मिलाने पर जो मिश्रण बनता है, जो समांगी मिश्रण बनता है, उसे विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक। बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन Solutions are homogeneous mixture of 2 or more than 2 components, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अवयवों को मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। कैसा मिश्रण बने, समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस या फिर होमो। होमो का मतलब होता है सेम से, होमो का मतलब क्या होता है, सेम यानी कि समान। समांगी का मतलब समान। क्या इसका मीनिंग है, और देखो इसको एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से देखो कि होमोजीनियस या समांगी का मतलब क्या होता है। आप जानते भी होंगे, बचपन में ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, तभी मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। समझ लो आपका छोटा सा रिवीजन है। ये एक बीकर है, ध्यान से देखो, ये क्या है, एक बीकर है। इस बीकर में मैंने यहाँ इतने ऊपर तक की पानी को भर लिया, ठीक है। ये क्या है, पानी, पानी यानी कि वाटर, H2O, ठीक, पानी। अब आपने क्या किया, इस पानी में आप शुगर को भी मिला रहे हो। शुगर मतलब जानते हो ना, चीनी, ठीक है। इसमें आपने क्या कर लिया, चीनी मिला दी, और चीनी मिलाने पर इसको अच्छी तरीके से स्टिर करो, मतलब मिलाओ, अच्छी तरीके से मिलाओ, और खूब अच्छी तरीके से इसको मिला लो। चीनी मिलाने के बाद जब आप मिलाओगे, फिर थोड़ा सा यहाँ से ऐसे चम्मच लो और यहाँ का पानी निकालो, फिर चम्मच लो, यहाँ का पानी निकालो, फिर चम्मच से यहाँ का पानी निकालो, चम्मच से यहाँ का पानी निकालो। यहाँ और यहाँ के पानी में क्या स्वाद अलग अलग आता है, मुझे जरा बताओ। यहाँ का पानी पियो और यहाँ का पानी पियो, क्या स्वाद डिफरेंट होता है? बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है। जैसा जो मीठापन इधर होगा वही मीठापन इधर साइड होगा,
जो मीठापन यहाँ कहीं से निकाला होगा वही मीठापन यहाँ होगा। यानी कि जो मीठापन है, जो प्रॉपर्टी है मीठे की, ठीक है, वो हर जगह कैसी है, इक्वल है, हर जगह कैसी, सेम है, हर जगह कैसी, होमोजीनियस है। इसी वजह से ऐसा जो सॉल्यूशन बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो इसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक वाटर है और एक शुगर है। और भी मिला सकते हो आप, नमक मिला दो तब भी सॉल्यूशन है, और भी कुछ मिला दो तब भी सॉल्यूशन है। लेकिन कब होगा ये सॉल्यूशन, होमोजीनियस हो। कब नहीं होगा सॉल्यूशन, ये भी आप देख लो। जैसे मान लो कि एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में यहाँ तक पानी भर लिया है, ठीक है, अच्छी तरीके से पानी भर लिया है, और इसमें पानी के साथ में अब की बार हम मिला देंगे सैंड पार्टिकल्स, रेत मिला दी। इस बार अपन ने क्या मिला है, रेत मिला दी। तो जब आप रेत मिलाओगे तो रेत के पार्टिकल तो रैंडम तरीके से यहाँ घूमेंगे, अजीबो तरीकों, कहीं कोई इधर घूम रहा है, कहीं इधर घूम रहा है, कहीं इधर घूम रहा है, तो हर जगह इधर उधर इधर उधर इधर उधर सारे पार्टिकल होंगे रेत के। अब आप यहाँ से पानी निकालो और यहाँ से पानी निकालो, तो हो सकता है यहाँ रेत के पार्टिकल अलग हो और यहाँ रेत के पार्टिकल अलग हो, मतलब यहाँ पे हो सकता है कम हो, यहाँ ज्यादा हो, या हो सकता है यहाँ ज्यादा यहाँ कम हो। तो अब क्या होगा, जब हम कहीं से भी पार्टिकल का पानी निकालेंगे तो वहां पर सेम चीज नहीं मिलेगी। तो जब सेम नहीं मिलेगा तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या फिर विषमांगीय मिश्रण। ये हमारा विषमांगीय मिश्रण है, ये हमारा समांगीय मिश्रण है। इसको अपन सॉल्यूशन बोलते हैं और इसको अपन सस्पेंशन बोलते हैं, सस्पेंशन या कि निलंबन, ठीक है। एक और टाइप का मिक्सचर होता है, वो आपका कोलाइडल होता है, ठीक है। कोलाइडल और सस्पेंशन, इन दोनों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। एक आपका चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि आपका 5वां चैप्टर है एनसीईआरटी में, सरफेस केमिस्ट्री। वहां पे मैं कोलाइडल और सस्पेंशन के बारे में अच्छी तरीके से बातें करूंगा, यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करनी है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी चर्चा सॉल्यूशन की, ठीक। अच्छा, अब तुमको कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना होता है वो मैं बता दूं आपको। जो आपको सॉल्यूशन पढ़ना, भाई सॉल्यूशन भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, समझे। जो तुमको सॉल्यूशन पढ़ना है वो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, या फिर कहो हिंदी में वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन का मीनिंग क्या है कि देखो, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाओ जिसमें जो चीज तुमने घोली है, जैसे यहाँ पे तुमने चीनी घोली थी, यहाँ पे तुमने क्या किया था, ये चीनी घोली थी। चीनी घुलने के बाद में मैं बोलूं कि चीनी वहां से निकाल लो, तो क्या निकाल पाओगे, नहीं समझ पाए। देखो समझाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है, पानी की बोतल है, समझो बात को। जैसे इस पानी की बोतल में मान लो, सबसे पहले मान लो तुमको मैं पानी बोतल दिखाऊं, मैं पूछूं ये क्या है, पानी है या पानी में चीनी मिली हुई है या पानी में नमक मिला, वो तो कैसे बताओगे। तो आप देख करके तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। देख करके तो हम भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे कि इसमें चीनी मिली भी है या नहीं मिली हुई है, समझ रहे हो बात को। तो मुझे क्या करना होगा, इसको पी के देखना होगा। जब अपन पी के देखेंगे तब हमको पता चलेगा इसमें चीनी मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। यानी कि जो चीज आपने घोली, इतनी अच्छी तरीके से घोल दो कि घोलने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दे, लूज कर दे, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दे, लूज कर दे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तब तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि मतलब मेरा वही है कि अगर मान लो इसमें मैंने चीनी को घोल रखी है, खूब अच्छी तरीके से घोल लिया है, और घोलने के बाद मैं आपसे कहूं कि चलो इससे चीनी निकाल लो, तो क्या निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, समझे बात को। हालांकि प्रोसेस होते हैं वो डिफरेंट बात है, लेकिन ऐसे जनरल किसी मेथड से अगर मैं बोलूं चीनी निकालो तो निकाल नहीं सकते हैं, समझे बात को। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। हमको क्या पढ़ना है, ट्रू सॉल्यूशन ही पढ़ने हैं। चलो इतना नोट कर लो अच्छी तरीके से। इसके बारे में ज्यादा नहीं दिखाएंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, ये सब बहुत फिर यही हो गया ना, फिर हम क्या क्लास 7 पढ़ाने बैठ करके, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। किताबें पढ़ो, किताबों में छोटा मोटा ज्ञान है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, बहुत अच्छी तरीके से, जैसे तुम बनाना चाहो भाई वैसे बन जाएगा, खैर वो बात नहीं है। सॉल्यूशन में कितनी चीजें होती है, सॉल्यूशन में 2 चीजें होती है, कौन कौन सी। एक तो होता है आपका सॉल्यूट, प्लस एक होता है आपका सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलय। एक बार बच्चों ध्यान से समझ लो, सॉल्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं, विलय। सॉल्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं, विलय, ठीक है। हो सकता हूं मैं ज्यादा बार विलय का नाम ना लूं, सॉल्यूट बोलूं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलय और सॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं विलायक, ठीक है। तो अपन विलय या विलायक ज्यादा बार नहीं बोलेंगे। व्हाट इज द विलायक, व्हाट इज द सॉल्वेंट, व्हाट इज द सॉल्यूट, ठीक है। अपन बचपन में तुम लोगों को सिखाया गया होगा सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूट पहले जानते हैं सॉल्यूट किसे कहते हैं। तुमको बचपन में सिखाया गया, सॉल्यूट उसको कहते थे जो चीज घोली जा रही थी, जो चीज घोली जाएगी, जो चीज घुल रही होगी उसको सॉल्यूट बोलते थे।
और जिसमें घोली जा रही थी, समझे, जिसके अंदर घोली जा रही थी उसको सॉल्वेंट बोलते थे। ये अपन बचपन में पढ़े थे, ठीक है। वही चीज यहाँ भी कुछ खास नहीं है, बस एक छोटा सा कह सकते हो आपको बेसिक डिफरेंस दिखाया गया है, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी, मैंने पहले कह दिया था। फिजिक्स की एनसीईआरटी एक बार ना पढ़ो तो चल जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मस्ट रीडिंग, बिल्कुल जरूरी, बहुत जरूरी, जरूर पढ़ो। लेक्चर देखने के बाद जरूर पढ़ोगे जा करके, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सोल्यूट सॉल्यूशन में हमेशा कम मात्रा में होगा, लेस अमाउंट में होगा, या स्मॉल अमाउंट भी आप कह सकते हो, जो भी बोलना चाहो। लेस अमाउंट, या फिर हम क्या कहेंगे इसको, कम मात्रा, ठीक। और ये हमेशा क्या हुआ करेगा, ज्यादा अमाउंट में हुआ करेगा, लार्ज अमाउंट में होगा, ज्यादा मात्रा, ठीक। अब ये भी बिल्कुल 100% नहीं है, 99% केस में तो तुम्हारा यही चलेगा। 1% केस में कहानी बदलेगी, तो वो अपना बाद में देख लेंगे, वो खैर अलग सी बात है। सोल्यूट आप किसको बोलोगे, जो कम अमाउंट पे प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट किसको बोलोगे, जो ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। क्या मीनिंग है इसका, और चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो एग्जांपल ये मैंने टॉल्यूइन बेंजीन इन टॉल्यूइन, ठीक है। या फिर इसी को हिंदी में कह सकते हो टॉल्यूइन में बेंजीन, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहोगे, टॉल्यूइन में बेंजीन, ठीक है। देखो बेंजीन आप तो जानते हो बेंजीन कैसी होती है, ये बेंजीन होती है। और बेंजीन किस फेज में होती है, बताओ किस फेज में होती है बेंजीन। ये आपकी लिक्विड फेज में होती है, पता था कि नहीं पता था, किस फेज में होती है, लिक्विड मतलब द्रव फेज में होती है बेंजीन, समझ रहे हो बात को, द्रव में। और टॉल्यूइन में तुम्हारा कैसा होता है, द्रव भी होता है। टॉल्यूइन कैसा होता है, टॉल्यूइन में देख लो, ये तुम्हारा ऐसा टॉल्यूइन होता है, ये बेंजीन बनाओ, इसके ऊपर CH3 लगा दो, ये तुम्हारा टॉल्यूइन तैयार हो जाएगा। तो टॉल्यूइन को बेंजीन में घोला जा सकता है, समझ रहे हो बात को, टॉल्यूइन को किसमें, बेंजीन में घोला जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक मैं सेकंड एग्जांपल दूं, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, यानी कि पानी में एल्कोहल। एल्कोहल किसमें है, पानी में है। एल्कोहल किसमें है, पानी में है। एल्कोहल अगर पानी में है तो किसकी अमाउंट ज्यादा होगी, पानी की ज्यादा होगी, ठीक है। इसको कुछ ऐसे समझो, एक एल्कोहल का एग्जांपल ले लो, कोई एक एल्कोहल बताओ मुझे कौन सा ले लिया जाए। चलो ये ले लेते हैं, CH3OH, दिस इज द मिथाइल एल्कोहल। ये क्या है, ये मिथाइल एल्कोहल है। तो इसको अपन पानी में मिलाएंगे, पानी यानी कि H2O, वाटर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, बड़ा सिंपल से प्रेडिक्शन देता हूं। मैंने कहा वाटर अपन लेते हैं 70% और मिथाइल अल्कोहल लेते हैं 30%। मेरी बात को ध्यान सुनो, ये लिया 70%, ये लिया 30%, ठीक है। ये लिया 70%, ये लिया 30%। तो इन दोनों को मिलाने पे क्या बना, एक सॉल्यूशन बना, एक क्या बना, सॉल्यूशन बना, ठीक है। अब मुझे बताओ इस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा क्या है, पानी है कि मिथाइल अल्कोहल है। आप कहोगे पानी है, क्योंकि ये 70% है। तो हम क्या बोलेंगे कि अब ये क्या है, हमारा जो वाटर है ये बिहेव लाइक अ सॉल्वेंट, ये विलायक की तरह काम कर रहा है और ये विलय की तरह काम कर रहा है, समझे बात को। लेकिन अगर मैं वही प्रेडिक्शन बदल दूं, मैं कहूं ये 70% है और ये 30% है, बिल्कुल वो तो अपने ऊपर है ना भाई, हम अपन कैसा सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। अगर ये 30% हो जाएगा तो बच्चों ध्यान दो, इसको सोल्यूट फिर बोलेंगे और इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कुछ बच्चों को नई बात लगे, क्योंकि हर बार तुम लोगों ने सॉल्वेंट जो है वो पानी ही लेते हो, ठीक। अब मेरी बात सुनो, अगर कुछ नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तब तो सॉल्वेंट हम पानी ले लेंगे, तब तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मान लिया जाता है, तब तो वाटर ही लेते हैं, ठीक। अगर दे रखा होगा तो पानी का प्रेडिक्शन नहीं करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, फिर देखोगे कौन सा लेस अमाउंट में है या कौन सा लार्ज अमाउंट में, इस हिसाब से आप कहानी को समझोगे, ठीक। कहानी ये क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत, ये भी समझ में आ गया कैसे सोल्यूट कैसे सॉल्वेंट। और इसमें कोई खास बात, ये मैं एक चीज और चलो बता देता हूं, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इट इज द डिपेंड ऑन द, कह सकते हो सॉल्वेंट। क्या मीनिंग है इसका, देखो सॉल्वेंट जिस फेज में होगा, सॉल्वेंट आपका 3 फेज में हो सकता है, या तो आप इसको गैस फेज में लो, या तो आप इसको लिक्विड में लो, या आप इसको सॉलिड में लो। जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा ही सॉल्यूशन होगा। क्यों भाई, इसको आप ज्यादा लोगे,
अगर आप गैस ज्यादा लोगे तो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड ज्यादा लोगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड ज्यादा ले लोगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल अभी तुमने जो शरबत बनाया था, उस शरबत में चीनी ज्यादा थी या पानी ज्यादा था? बताओ। चीनी ज्यादा होती तो चीनी का मतलब कैसा, सॉलिड पार्टिकल, तो वो कैसा सॉलिड सॉल्यूशन बनता, लेकिन चीनी कम थी, पानी ज्यादा था, लिक्विड ज्यादा था, है कि नहीं? और जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, तो पानी को सॉल्वेंट बोल दिया, और पानी कैसा है, लिक्विड है, तो लिक्विड की वजह से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो बहुत अच्छा, इतना कंप्लीट करो। ठीक, इसके बाद अपन छोटी सी चीज और देखते हैं। हटा रहे इसको, ठीक, हटा दे। ये भी नोट आउट कर लिया होगा तुम लोगों ने। कॉपी नोट्स ये सब बनाते चलो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खुद की नोट्स बनाओगे वो ज्यादा काम आएगी, बाकी मैं तो दे ही रहा हूँ। हाँ, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इस पे अपन अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, ये सिर्फ हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूशन किससे बनाया जा सकता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, विलय विलायक से। विलय कितने प्रकार का हो सकता है, या तो ये सॉलिड हो, या तो ये लिक्विड हो, या तो ये गैस हो। सेम प्रकार से ये भी, या तो ये सॉलिड हो सकता है, या तो ये लिक्विड हो सकता है, या तो ये गैस हो सकता है। अब देखो, एक तो आप सॉलिड सॉलिड मिला सकते हो, एक आप सॉलिड लिक्विड मिला सकते हो, और एक आप सॉलिड गैस मिला सकते हो। तो यहां से 3 बने, ठीक। एक तो आप लिक्विड सॉलिड मिला सकते हो, लिक्विड लिक्विड मिला सकते हो, लिक्विड गैस मिला सकते हो, 3 और हुए। ऐसे ही आप गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस, 3 और हुए। तो ये टोटल कितने हो गए, 9 टाइप के। ये 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ये 9 टाइप से सॉल्यूशन बन सकते हैं, ठीक है। तुमको बेसिकली 3 पढ़ने हैं, ठीक। एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, और एक तुमको हम गैस लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, ठीक है। वो तुम्हारा वो जो हेनरी कंसेप्ट है उस बेसिस पे होता है। तो तुमको 3 पढ़ने हैं, बाकी के 6 नहीं पढ़ने हैं, ठीक। तो करना क्या है, ये जो 9 है इनको जाकर के सिर्फ एक बार देख लो। एनसीईआरटी में सारे के सारे फर्स्ट पेज पे ही दे रखे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ओपन करो, तभी तो मैंने कहा तुम लोगों के लिए छोड़ रहा है, ठीक। उसमें जाकर के सारे देख लेना कितने टाइप के सोल्यूशन बनते हैं। टोटल 9 टाइप के सोल्यूशन है, इसको जाकर के चेक करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज है आपके एनसीईआरटी में, वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है, जिसको बोलेंगे सांद्रताएं, या फिर बेसिकली सांद्रता बोल देते हैं, ठीक है। सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तुमको कुछ पढ़नी होती हैं, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका, चलो समझाते हैं। बड़ा सिंपल लॉजिक है, कुछ खास बात नहीं। देखो सुनो बात को, कॉन्सेंट्रेशन का क्या मीनिंग, ये ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो मार्केट में चलो, ठीक है, और आपको कोई चीज लाने के लिए भेजी जाती है। आप मान लो आपको बोला गया एक काम करो, एक पर्सन है, जैसे मान लो तुम ही हो, जो तुम हमारे लेक्चर देख रहे हो, मान लो तुम, ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुमको मम्मी ने पैसे दिए, जाओ भाई कुछ लेकर के आओ। उन्होंने कहा जो चीनी ले आओ, 20 रुपए की चीनी ले आओ। तो जब आप चीनी लेने जाओगे तो चीनी वो किस में देगा, किस चीज को कैलकुलेट करके देगा, वो चीनी आपको किलो में देगा कि लीटर में देगा, खुद बताओ मुझे। चीनी आपको लीटर में देगा या किलो में देगा, है कि नहीं? या तो भाई सिंपल सी बात है, ग्राम और किलोग्राम में ही देगा। भाई लीटर में तो चीनी नहीं तौल के दे देगा ना, समझ पा रहे हो बात को। जैसे मान लो पेट्रोल लेने जाओ तो पेट्रोल किस में लोगे, है कि नहीं? ऐसे ही हर एक चीज की क्या है, एक यूनिट है, समझ रहे बात को। सिंपल तरीके से सॉल्यूशन के भी मेजरमेंट की कुछ यूनिट्स होती हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। अच्छा, जैसे कि एनसीईआरटी का एक फेमस एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे कि ये बोला जाता है कि बात करते हैं, मान लो 1 ppm फ्लोराइड आयन है, 1 ppm फ्लोराइड आयन है। तो 1 ppm फ्लोराइड आयन तो प्रोटेक्ट करते हैं आपके टूथ को, ठीक है। क्या मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? येलो सोने से। जो पीलापन दांतों में लग जाता है, तो अगर 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, तो तुम्हारे दांतों में पीलापन नहीं होता। ये क्या है, ये जो तुम पानी पीते हो उनमें मौजूद होते हैं, ठीक है। जो भी आप पानी पीते हो उनमें फ्लोराइड आयन मौजूद होते हैं। कभी आपका जो भी आरओ वगैरह मशीन लगाने आ रहा है, उनसे चेक करना, उनसे पूछना, तो वो तुमको इसके बारे में ज्ञान अच्छे तरीके से देंगे।
समझ रहे हो? अगर मैं 1 ppm फ्लोराइड आयन की बात करता हूं तो ये तो ठीक है, प्रोटेक्टिव है तुम्हारे किसके लिए, दांतों के लिए। लेकिन अगर 1.5 ppm की बात करते हैं अपन, थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा दी, कितनी, मात्र 0.5 फ्लोराइड आयन अगर मैंने बढ़ा दिए, फ्लोराइड आयंस, तो अब ये दांत को खराब कर देंगे, समझे? अब ये दांत को तुम्हारे कैसे कर देंगे, पीला कर देंगे। मतलब अगर 1 ppm लेते हो तब तो सेफ्टी है, 1.5 ppm ले लिया तो दांत खराब, समझे? मतलब यहां से यहां आने में कितने ppm का इंटर कन्वर्जन है, 0.5 का। तो ऐसा क्या हो गया 0.5 ppm में, जो ये चीज हो गई, समझे? यही सारी चीजें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। यही सारी चीजें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करती हैं या बताती हैं, समझे? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। जैसे आपका जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में भी क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत से प्रकार के जो फंक्शन हो रहे होते हैं, उनमें भी सॉल्यूशन का बहुत सा खेल है, समझे? आपका एनसीईआरटी में बहुत से क्वेश्चन भी अच्छे उस बेसिस पे हैं, ठीक है? बिना समय गवाए हुए सीधे पर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। ये भी बात समझ में आई ना? अब पीपीएम क्या है ये तुमको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम आपको बताते हैं पीपीएम क्या होती है। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली आपके एनसीईआरटी में 2 टाइप की कॉन्सेंट्रेशन है। एक आपकी मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन है। मास रिलेटेड का मतलब क्या है, द्रव्यमान संबंधित। एक द्रव्यमान संबंधित है और एक आपका वॉल्यूम रिलेटेड है। आयतन संबंधित, आयतन संबंधित, ठीक है? अब देखो, एक सिंपल सा प्रेडिक्शन है, उस चीज को याद रखना। जो मास रिलेटेड होते हैं ये कैसी होती है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, सॉरी ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट? टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, ताप से, ठीक है? टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, ताप से। और वॉल्यूम जो रिलेटेड होती हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। ये कैसी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी कि ये इनका ताप पर असर पड़ता है। ताप का मतलब समझो टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पे जो चीजें पढ़ाएंगे उसमें अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो घटाते हो तो इफेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हो घटाते हो तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। किसमें, कंसंट्रेशन में, समझे? इस चीज को ध्यान रखना। ये तुम्हारा एक बार यूपी बोर्ड में उसमें पूछा भी गया था एमसीक्यू में, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट जो होंगी वो वॉल्यूम रिलेटेड होंगी, यानी कि आयतन से संबंधित होंगी, और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी वो द्रव्यमान से संबंधित होंगी। चलो देख लेते हैं मास रिलेटेड कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट, इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं W बाई W परसेंटेज, या वेट बाई वेट परसेंटेज, या इसको प्रतिशत भारानुसार प्रतिशत भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं अपन देख लेंगे जब इसको एक एक करके डिटेल करेंगे। सेकंड है मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी यानी कि मोललता, मोललता। थर्ड होती है आपकी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसको अपन मोल प्रभाज बोलते हैं, मोल प्रभाज, या फिर एनसीईआरटी में आपके मोल अंश लिखा होगा, ठीक? चलो, एंड लास्ट इज योर ppm, दैट्स द मीनिंग पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, पार्ट्स पर मिलियन। चलो ये हो गई। इसमें देखो परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिखा होता है परसेंटेज V बाई V परसेंटेज, ठीक। दूसरा इसको कह सकते हो आयतन भारानुसार, ऐसे सॉरी आयतन प्रतिशत भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वो क्या क्या है ऊपर अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक। अच्छा, और क्या है, जैसे V बाई V परसेंट हो गया, ऐसे होता है W बाई V परसेंटेज, समझे। वेट बाई वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको लिख ले रहे हैं यहाँ पर हम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। ऐसे थर्ड क्या है, नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मलता, एंड लास्ट इज मोलैरिटी, इसको अपन बोलते हैं मोलरता।
ठीक, कोई दिक्कत? चलो ये भी नोट कर लो। कंसंट्रेशन टर्म्स, मैंने कंसंट्रेशन आपको समझा दिया क्या होता है। ये जो चीजें हैं ये यूनिट्स हैं, जैसे आप किलोग्राम, लीटर, समय, सारी चीजें पढ़ी हैं, वैसे ये भी यूनिट्स ही हैं एक तरीके की। कैसे यूनिट्स हैं अभी आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। चलो इनको आप एक तरफ से नोट करो। ठीक, समझाएं कंसंट्रेशन टर्म्स। चलो कंसंट्रेशन टर्म समझाने से पहले देखो एक चीज और तुमको समझा देते बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे लग रहा है वो तुमको नहीं पता होगा। हटा इसको, हटा देना, ठीक है। चलो देखो, अब पता नहीं मुझे याद है कि नहीं याद है, मुझे नहीं लगता कि तुमको पता होगा। थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है? मोल कंसेप्ट का नाम सुना है या नहीं सुना है? ठीक है, मोल अवधारणा करके कक्षा 11th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा। मोल अवधारणा या मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट बहुत जरूरी है आपके लिए पता होना। नहीं पता तो चलो एक बहुत जल्दी से चर्चा कर लेते हैं मोल कंसेप्ट पे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मोल। व्हाट इज द मोल? मोल क्या होता है? तो मोल नथिंग बट कह सकते हो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है? ये पार्टिकल आपका एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एटम्स का मतलब आप परमाणु, अब इतनी तो हिंदी आपको आती ही होगी। परमाणु और मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? अणु। ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे मान लो अगर आयंस दिए हुए हों, समझे? आयंस का मतलब कैसे? एग्जांपल अगर आयंस की बात करें, जैसे मान लो कैल्शियम आयन पूछ लिया या फ्लोराइड आयन पूछ लिया, ठीक है, इस टाइप से ये आयंस होते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, और ये कुछ भी हो सकता है इनमें से। समझ रहे बात को? अच्छा, अब तुमको एक हम जुगाड़ सिखाते हैं, समझे? जुगाड़ की जगह तुम हेडिंग लगाओगे काम की बात। जब भी तुमसे हेडिंग डलवाएंगे काम की बात, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हुआ करेगी हमेशा। काम की बात देखो क्या है, काम की बात समझो, ध्यान से देखो। कभी भी तुमको वेट दिया हो या मास दिया हो, ठीक है, वेट और मास में कुछ चीजें लिख देता हूं, उनको मैं बार बार हिंदी में नहीं लिखूंगा, ठीक है। जैसे तो तुम्हारा एक ये एटम, इसको मैं परमाणु नहीं बोलूंगा, ठीक है, इतनी तुमको भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मॉलिक्यूल्स, इसको अणु नहीं बोलेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो वही होता। आयन को हिंदी में भी आयन ही कहते हैं, ठीक है। जैसे वॉल्यूम, अब अपन वॉल्यूम बोला करेंगे, आयतन नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लगाते टाइम मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। मास, जब तक कंसेप्ट पढ़ा रहे तब तक की हो सकता मुंह से ना निकले। मास को द्रव्यमान नहीं निकल पाएगा मुंह से, ठीक है। ऐसे ही वेट को भार भी नहीं बोलूंगा। ऐसे ही आपका कह सकते हो सोल्यूट को अब हो सकता हो विलय ना बोलें कभी कभी, तो ध्यान देना इन चीजों को। सॉल्वेंट क्या होता है? विलायक होता है। तो मैंने ये पहले से ही तुमको बता दिया, हो सकता है इनमें से कोई चीज मेरे मुंह से ना निकल पाए, ठीक है। अब देखो, अगर तुमको मास और ये देखो, ये दोनों चीजें इक्वल है, ठीक है, इक्वल नहीं है, उनमें ड्रास्टिक डिफरेंस होता है, वो मैंने तुमको बताया भी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगर तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो। खैर बात सुनो, मान लो तुमको वेट दिया हो, वेट को अपन WT से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे WT से वेट बता दिया, ऐसे यहाँ पे अपन वेट को WT से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमको बहुत काम की बात समझाने वाले हैं। मान लो वेट दिया है WT, वेट से हमको आना है मोल्स में, वेट से हमको किसमें आना है? मोल्स में, ठीक है। मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। तो वेट से मोल में कैसे आओगे? तो उसका फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है, या मोलर मास। मोलर मास को मैं M से लिख दे रहा हूं। अब जैसे मोलर मास है, मोलर मास या मोलर वेट, कुछ भी आप बोलो, इसको बोलते हैं अणुभार। अणुभार, मोलर मास कहो, ठीक है, या मोलर वेट भी होता है, ठीक, अणुभार। चलो, तो N बटे WT बटे M, M का मतलब क्या है? मोलर मास, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ भी तुम अपना पूरा फार्मूला लिखो अगर जगह है तुम्हारे पास अच्छी खासी। और अगर मोल्स से वेट में आएंगे, यानी कि अगर हम ऐसे आएंगे, ठीक है, ध्यान से समझो बच्चों, अगर मैं ऐसे आऊंगा तो मुझे अब क्या वेट निकालना होगा। तो वेट क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसी को बदल दो, इसको इधर कर दो, तो वेट इज इक्वल टू N इंटू M।
वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास, ऐसा कर दोगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब वेट से हम मोल्स में आ गए, अब मोल्स से हमको आना है मॉलिक्यूल्स में, अब मोल्स से हमको आना है मॉलिक्यूल्स में, यानी कि अणु मॉलिक्यूल्स में। कैसे निकालोगे? तो यहां से यहां, यानी कि मॉलिक्यूल्स पता करना है। मॉलिक्यूल्स कैसे पता करोगे? बड़ा सिंपल है, मोल्स में मल्टीप्लाई कर दो अवागाड्रो नंबर का। अच्छा मैंने बताया नहीं, सॉरी। जो 6.023 × 10⁻23 होता है, इसी को अपन बोलते हैं अवागाड्रोस नंबर। ठीक है, अवागाड्रोस नंबर, इसको 6.023 × 10⁻23 क्या बोलते हैं? अवागाड्रो नंबर। और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Na से। ठीक है, तो अपन Na ऐसे लिख देते हैं। अच्छा समझ गए ना? अगर मोल्स से मॉलिक्यूल्स में आना है तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? Na इस नंबर का। ठीक, ये सीरीज याद रखना, बहुत काम आने वाली जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स में भी काम आएगी, केमिस्ट्री के आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आएगी ये चीज, तभी यहाँ पे बहुत जोर दे करके समझा देंगे तुमको। अब मॉलिक्यूल से मोल्स में आना हो तो इसी फार्मूले को उल्टा कर दो। कैसे उल्टा करोगे? इसको कह सकते हो ऐसे कर दो, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। ठीक है, और ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। ठीक भाई, यहां से यहां मॉलिक्यूल्स निकालना है तो n इंटू Na करोगे। अच्छा अब सुनो, अगर मान लो हमको अब मॉलिक्यूल्स पता चल गया, मॉलिक्यूल्स से हम एटम में आना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूल्स में हम किस में आना चाह रहे हैं? एटम में आना चाह रहे हैं। तो अब क्या करोगे? अब जो ये तुम्हारी वैल्यू निकल करके आई है, ये पूरी जो ये वैल्यू निकल करके आई है, ठीक है, अब तुमने क्या किया? मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिया, तो मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर दोगे एटॉमिसिटी का, अणु में गुणा करोगे परमाणुविकता का। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं एटॉमिसिटी को हिंदी में कहते हैं परमाणुविकता। ठीक है, परमाणुविकता। एटम्स से अगर मॉलिक्यूल्स में आओगे तो इस फार्मूले को उल्टा मार दो। कैसे? एटम्स अपॉन एटॉमिसिटी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब एटम्स से आप कह सकते हो, अच्छा एक तो ये हो गया, और मॉलिक्यूल से भी हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पहुंचा जा सकता है। हम इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं, हम प्रोटॉन पता कर सकते हैं, हम न्यूट्रॉन पता कर सकते हैं, समझे? यहीं से हम कह सकते हो पता कर सकते हैं आयंस भी। ठीक, कोई दिक्कत? कैसे पता करेंगे? सिंपल सर, मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वन मॉलिक्यूल। सुनो कैसे पता करोगे? मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स तक की आ गए, मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन पता करने हैं तो एक मॉलिक्यूल में गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन है और उसका मल्टीप्लाई कर दो जाकर के इस नंबर से। ऐसे एक मॉलिक्यूल में गिन लो कितने प्रोटॉन है, उसका मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर से। ऐसे गिन लो एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन, उसका मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। ऐसे सेम तरीके से पता कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल में कितने आयंस है, उसका मल्टीप्लाई कर दो इससे। उसी को अपन एटॉमिसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, चलो ये बात तुमको चमक गई। इस बेसिस पे एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं जिससे तुम्हें क्लियरिटी हो जाए, जिससे तुम्हें मजा आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तुम्हारी बात समझ में आ जाए तुमको। ठीक, तो इसको डब्बे में बनाओ, अच्छी तरीके से इसको नोट करो, ये बहुत जरूरी चीज है, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करो, ध्यान रखना। वेट से आएंगे मोल्स में, मोल्स से आएंगे मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल से हम एटम भी पता कर सकते हैं, आयन भी, न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स तक की तुमको कहानी आनी चाहिए। नोट करो इसको, नोट करो इसको। चलो हटा दो। ये तो हो गई काम की बात। अब एक अपन क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी बेसिस पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में भी दिया है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर के पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 लीटर के पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो कि 1 लीटर पानी है यहाँ से यहाँ तक। अब इस 1 लीटर के पानी में तुमको क्या पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। फील ले पा रहे इस चीज को? 1 लीटर का पानी, उसमें इलेक्ट्रॉन पता करना है। वाह, मजा आ गई। देखो क्या, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में गिवन क्या है, उस चीज को पकड़ो। गिवन क्या है? गिवन है हमको वाटर का वॉल्यूम। क्या गिवन है? आयतन गिवन है,
इसका पानी का वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बच्चों, क्या कि अपना फार्मूला क्या कहता है, पहले तो तुम्हें वेट पता होना चाहिए, ठीक, फिर वेट से तुमको क्या पता होना चाहिए, मोल्स पता होने चाहिए, मोल्स के बाद तुमको मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए, और फिर यहां से तुम पता कर सकते हो एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयंस। तो पहले तो वेट पता होना चाहिए। हमको वेट पता है नहीं, हमको क्या पता है, वॉल्यूम पता है। तो क्वेश्चन में मैंने तुमको दे दिया डेंसिटी, D इज इक्वल टू 1 kg ऑफ लीटर। इसकी जो पानी की जो डेंसिटी है, प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है, 1 किलोग्राम प्रति लीटर या पर लीटर। अच्छा, अब आपको एक फार्मूला याद होगा, मेरे हिसाब से तो तुमको याद होना ही चाहिए। क्या होता है वो फार्मूला, क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा है, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। क्या पढ़ा है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, याद आया, अरे पढ़े हो ना बचपन में, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, 5th 6th में भी सिखा दिया जाता है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमको क्या पता है, वॉल्यूम पता है, हमको क्या पता है, डेंसिटी पता है, हमको क्या निकालना है, मास निकालना है, यानी कि वेट निकालना है। वेट कहो या मास कहो, मैं फिर कहता हूँ दोनों चीजें एक ही मानो तुम, ठीक है, वेट बोलो या मास बोलो एक ही बात है। अच्छा, तो हमको वॉल्यूम पता, डेंसिटी पता, मास नहीं पता, ठीक है, तो मास निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, मास कैसे निकालोगे, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1 किलोग्राम प्रति लीटर, लीटर से लीटर मर गया, ये कितना बचा 1 गुणा 1 मतलब 1 किलोग्राम। समझो बात को, यानी पानी कितना है 1 किलोग्राम है। अच्छा चलो, एक चीज तो पता चल गई कि जो पानी है वो कितना है 1 किलोग्राम है। इतना पता चला तुमको, ये बात समझ में आई तुमको, ये नोट रखना, ठीक है, इसको तुम जरा सा नोट कर लो कहीं पे साइड में, ठीक है, ये काम की चीज इसको नोट कर लो, ठीक, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ, इसको नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, ठीक, काम का ही है तुम्हारे, ठीक है, इतना नोट कर लो तो हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, चलो। अब समझो नेक्स्ट चीज, मास पता चल गया, हाँ भाई एक तो चीज पता चल गई, अब क्या निकालना है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, क्या फार्मूला बताया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या था, इसको लिखो ऊपर यानी कि वेट लिखो ऊपर, और नीचे क्या लिखो, मोलर मास। ये फार्मूला ऐसे भी दिख सकता है तुमको, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या मोलर वेट भी लिखा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया हुआ भार बटे अणुभार। मोलर मास को क्या कहते हैं, देखो हमने यहाँ लिखवा दिया है, मोलर मास को क्या कहते हैं, अणुभार, दिया हुआ भार बटे अणुभार। कितना दिया हुआ भार है 1 किलोग्राम, तो यहाँ लिख लिया अपन ने 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल देते हैं, 1000 ग्राम, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो गिवन मास बच्चों कितना है 1000 ग्राम। मोलर मास क्या चीज है, देखो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लें। चलो पहले देख लो मोलर मास कैसे निकालते हैं। मैं एक एक चीज को यही बहुत अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ, समझ रहे हो, मुझे सब पता है, मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल भूल चुके हो, मैं इस हिसाब से तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, वरना कंसंट्रेशन का एक क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, पक्का एग्जाम में आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। चलो आओ, मोलर मास देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो तुम कुछ एटम का मास ध्यान रखो, जैसे हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास होता है तुम्हारा 1, चीजें विजिबल हो रही दिख रहा है ना, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऐसे तुम याद रखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन भी काम का नहीं है, नियान भी काम का नहीं है, ठीक है। फिर तुम्हारा सोडियम काम का है, सोडियम को ध्यान रखना है तुमको, क्लोरीन को ध्यान रखना है तुमको, सल्फर को ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन का कितना होता है 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, सल्फर का कितना होता है 38। कैसे याद होगा, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 1 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, ये 11 पे हो, ये 17 पे है और ये 16 पे है, समझे, ये कितने पे है 16 पे है। अगर ये 16 पे है इसका कितना होना चाहिए 32, सल्फर का कितना होना चाहिए 32, और 32 ही होता है, ठीक। और भाई कुछ
और किसी का, हाँ एक कैल्शियम का और तुम ध्यान रखो, कैल्शियम भी मिल जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह घोलेंगे तुम्हारे सॉल्यूशन में। तो कैल्शियम कितना होता है 40, यहाँ पे 20, इसी का डबल कर दो 40। देखो ध्यान से देखो, इसी नंबर का डबल किया मैंने हर बार, ठीक। ये सभी मास है, बस देखो बच्चों यही डिफरेंस होता है मास और वेट में। जो वेट होता है वो कभी टूटता नहीं है, जैसे ये देखो टूट गया है, समझे, वेट कभी टूटता नहीं। हालांकि सॉल्यूशन में तुमको इतना गौर नहीं करना, सॉल्यूशन में जो तुम्हारा वेट वही तुम्हारा मास है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये बात पता चल गई। अब देखो मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले पानी H2O। मुझे पता है कि इसका जो मोलर मास होता है 18 होता है। चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कैसे करोगे, पहले लिखो 2, फिर लिखो हाइड्रोजन प्लस लगाओ, ऑक्सीजन बनाओ, ठीक। 2 इसको उठा के आगे कर लो, हाइड्रोजन को यहाँ लिख लो, ऑक्सीजन को यहाँ लिख लो, ठीक है। चलो इसको लिखो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना है 1, यहाँ लिखो 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, कहाँ गया 16, यहाँ लिख लो 16। तो मुझे बताओ कि 16 + 2 कितना हो गया 18। देखो मैंने कहा था 18 आएगा, तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, समझे। चलो ऐसे एक और निकालो। ये पानी होता है, पता है, ठीक है। गर्मी इतना ज्यादा तो समझ लो डिहाइड्रेशन शरीर से बहुत ज्यादा हो रहा मेरे, खैर कोई दिक्कत नहीं, तुमको तो पढ़ाना ही भाई। एक एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का, ठीक है। सारी चीजें बच्चों याद कर लो, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। मुझे पता है कि इसका 180 आएगा, समझे। अब देखो निकाल के देख लो, 6 के बाद C लगाओ, प्लस 12 को आगे करके H लगाओ, प्लस 6 को आगे करके O लगाओ, 6। चलो कार्बन का मुझे बताओ कितना होता है, देखो 12, ठीक है। फिर ये 12 को यहाँ लिखो, इंटू लगाओ, हाइड्रोजन को देखो कितना होता है 1, यहाँ लिखो 1, प्लस 6 लिखो, इंटू लगाओ, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, देखो कहाँ रहा, ये रहा। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लेना अपना, 180 आएगा कंफर्म है, ठीक। इसको कैलकुलेट करोगे 180 आएगा। ऐसे आप हर एक का निकाल सकते हो, ऐसे आप सुक्रोज का निकालो, ग्लूकोज का निकालो, सुक्रोज का निकालो, H2SO4 का निकालो, NaCl का निकालो, सब का निकाल सकते हो, ठीक। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे तो उसमें निकालेंगे, ठीक। तुम्हें पता चल गया ना कैसे निकालते हैं ये चीज, समझ रहे हो। एक चलो निकाल के देखोगे क्या, चलो इसका मुझे बताओ। H2SO4 बताओ, मुझे पता है कि 98 आना है। कैलकुलेट करो तुम इसको, कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको कैलकुलेट करो। चलो चलो इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, चलो निकालो। कर लिया, देखो 2 को आगे कर लो, हाइड्रोजन लिख दो, प्लस लगा दो, सल्फर लिखो, प्लस लगा दो, 4 लिखो, ऑक्सीजन लिख दो, ठीक है। देखना ही 98 ही आएगा। 2 लिखो, हाइड्रोजन का 1 कर दो, सल्फर कितना होता है 32, इसको 32 लिखो, प्लस 4 कर दो, यहाँ पे लिख दो 16, इसको लिखो 2 प्लस 32 और 16 4 जा 64, ठीक है। देखो 4 5 6 7 8, तो ये कितना हो गया लास्ट की यूनिट 8, ये 6 3 6 7 8 9 98, ठीक। जैसे आपका सुक्रोज यानी कि जो शुगर होता है उसका 342 होता है, NaCl का 58.5 होता है, 58.5 होता है, ठीक है। वो कब तुमको याद हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तुम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सोल्यूशन के चैप्टर की तो तुमको सब याद हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो मोलर मास पता चल गया कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हटा रहे हैं। ये नोट कर लो, नोट करना इसमें तुम्हें कुछ नोट कर लो इतनी चीज को, फिर तुमको दिखाते हैं मोलर मास। चलो हमने किसका मोलर मास हमको निकालना था, वाटर का मोलर मास निकालना था, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो यहाँ कितना लिखेंगे 18, तो इसको अपन रफ कर देते हैं, ठीक। क्वेश्चन में जिसका पूछेगा उसी का तो मोलर मास लिखोगे, यहाँ पे मोलर मास किसका लिखोगे, वाटर का लिखोगे। अभी वाटर का कैलकुलेट किया कितना आया 18। अब 18 का भाग जैसे ही 1000 में लगाओगे तो ये आता है 55.5555 आता रहता है, इसको हम यहाँ पे 6 पे रोक देंगे, 55.56 नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। हाँ भाई चलो भाई, अब तो ये भी पता चल गया। अब क्या पता करना है, मॉलिक्यूल्स। और देखो मॉलिक्यूल्स को देखो, मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूल्स का क्या तरीका बताया था कि जितने मोल्स आए हैं, क्या फॉर्मूला बताया था, जो मोल्स आए हैं उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है तुमको, सिर्फ और सिर्फ अवागाड्रो नंबर का। तो मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। लो भाई तुमको मॉलिक्यूल्स भी पता चल गए। समझ, 1 लीटर पानी में, यानी कि 1 लीटर का पानी था, समझ रहे हो, इस 1 लीटर पानी में देखो, इसको फील करो, यहां से लेकर के यहां, इतने पूरे पानी में देखो, ये बच्चों H2O नहीं है, जो हम लोग पानी पीते हैं वो प्योर वाटर नहीं होता, वो इम्प्योर होता है, समझे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुमको सिखाएंगे इसके बारे में।
हम बात कर रहे हैं प्योर वाटर की। देखो समझो, 1 लीटर पानी में देखो 10 की पावर 23, समझ पा रहे हो? 10 का मतलब 10 की पावर 23 मतलब एक क्या आगे 23 बार जीरो लगाना है, समझ रहे हो? इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, समझ पा रहे हो? इस चीज को फील लेकर के समझो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स के बाद हमको सीधे निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, तो बात खत्म। हमको पता है मॉलिक्यूल से सीधे इलेक्ट्रॉन निकाल आएंगे। कैसे? इस चीज को बच्चों समझ लो। मान लो कि ये तुम्हारी बोतल थी, उसमें कितना था? 1 लीटर पानी था। अब देखो बच्चों, पानी को हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको पता होगा कि मैटर के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, है कि नहीं? तो अपन इस पानी को जूम करोगे तो जूम करने पे क्या निकल के आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे H2O, 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 इस टाइप से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? समझ, ये कितने मॉलिक्यूल हैं? 5.56 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब किसी एक मॉलिक्यूल को खोल के देख लो। अब इस एक मॉलिक्यूल में देखो, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। देखो H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, मतलब 3 एटम है। अगर तुमसे पूछा जाता हाउ मेनी एटम्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो इसमें तुम सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई कर देते, सारे आंसर आ जाता। तुमसे पूछा जाता हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजन के कितने? 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। पूछा जाता हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो तुम क्या करते? सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही है। समझ पा रहे बात को? लेकिन हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखो बच्चों, मुझे बताओ, 1 हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ये चीज पता है कि नहीं पता है? इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो? एटॉमिक नंबर जानते हो? परमाणु क्रमांक जानते हो? क्या होता है परमाणु क्रमांक? जो जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, समझो? वही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, यानी कि 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। तो 8 + 2 = 10। तो कितने का मल्टीप्लाई अपन कर देंगे? 10 का। और जैसे इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन पूरों में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये कितने हैं? ये इतने हैं। और इसमें अगर 10 का गुणा मार देंगे तो पूरे में इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, तो 10 का गुणा मार दिए। तो ये फाइनली तुम्हारा हो गया आंसर। यहां ना लिखते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 liter of water is equal to 5.56 into 6.023 into 10⁻23 into 10। इसको कैलकुलेट कर लो, इसको गुणा कर लो, और गुणा करने में जो आंसर आएगा वही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी हिसाब से आप प्रोटॉन निकाल सकते हो, इसी हिसाब से आप एटम निकाल सकते हो, इसी हिसाब से आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो बच्चों ये बहुत बेसिक सी बात है, ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है? अपन जैसे कंसंट्रेशन के क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें इन चीजों का बहुत यूज होता है। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन लगाओगे, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन लगाओगे, तो उसमें इन चीजों का बहुत अच्छा रोल है। तो मोल के बारे में पता होना चाहिए, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीजें पता होना चाहिए। हो सकता हूं मैं थोड़ा सा तेज से बोल गया हूं, तो इस लेक्चर को तुम आराम से देखो, 1 बार नहीं 2 बार देखो। चीजें तुमको ये समझनी बहुत जरूरी है, ये बेसिक पार्ट है, ठीक है? क्योंकि मेरे सामने बच्चे नहीं बैठे तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं तेज बोल रहा हूँ या धीमे बोल पा रहा हूँ। हो सकता है अगर मैं तेज हूं तो तुम थोड़ा सा उसको दोबारा देखो, दोबारा देखने पे तुमको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? ये कहानी समझ गए? ये बिल्कुल बेसिक सा, बहुत एक छोटी सी बात थी, छोटा सा कंसेप्ट था, किस पे? मोल कंसेप्ट पे, ठीक है? ओके, अब अपन क्या करते हैं, हटाते हैं इसको, और मैं तुमको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको तुम कैलकुलेट करो। एक काम करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को इस लेक्चर के लिए रोक देते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन सिखा भाई पूरी सिखा डाले, समझे? तो अभी क्या करते हैं, अपन लेक्चर को रोकते हैं, तुमको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम क्वेश्चन लगाओ, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं, उस लेक्चर में तुमको हम कंसंट्रेशन सिखाते हैं, ठीक है? इसमें कुछ क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद वाला लेक्चर देखना, ठीक? चलो, कुछ क्वेश्चन नोट कर लो, मैं कुछ क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, एक एक कौड़ी के क्वेश्चन, शर्म आ जाए तुम ऐसे क्वेश्चन तुमको दे रहे, ठीक है? कैलकुलेट क्या करना है, क्या कैलकुलेट करोगे, क्या निकलवा ले तुमसे? मोल्स, ठीक है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ओनली, सिर्फ तुम्हें मोलों की संख्या ही निकालनी है, ठीक है? मोलों की संख्या की गणना करनी है, हिंदी बोल दी,
ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत हिंदी वाले बच्चों को होती है ना, तो हिंदी अपन देखो बोलते चलते हैं, ठीक है। बाकी जो पढ़ना चाहता है वो तो पढ़ जाएगा, ठीक है, जो समझना चाहता है उसको समझ में भी आ जाएगा, समझे बात को। आओ क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। कैसे निकालोगे मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, समझ गए ना, करके बताया ना हमने, कैसे बताया कि मोल्स कैसे निकाले जाएंगे हमने, फिर एक क्वेश्चन करके दिखाया क्या, अरे अभी बताया तो है मोल्स कैसे निकाले जाएंगे। मोल्स का फार्मूला लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिंपल सा बस। और मोलर मास तो तुम कैलकुलेट करना हमने तुमको बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। आओ सबसे पहला चिरकुटा सा क्वेश्चन, 98 ग्राम ऑफ H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 के, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स 90 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक। अब देखो इसमें क्या, ये वेट दे रखा है, वेट को यहां लिख देना और H2SO4 का मोलर मास निकालो, उसको यहां लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, ठीक है। ऐसे 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, सिंपली बहुत सिंपल है, बहुत बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कोई खास बात नहीं है। 250, इससे तुम्हारी मैथ भी अच्छी हो जाएगी और थोड़ा सा बुद्धि खुल जाएगी, ठीक है। कर लेना, कर तो तुम जल्दी लोगे ही। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला मैंने बता दिया है क्या होता है, 540 ग्राम ऑफ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं बना सकते, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, कंसंट्रेशन पढ़ाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। तब तुम नहीं कर पाओगे तो बहुत गलत बात है, सारे क्वेश्चन आने चाहिए। 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यहाँ ऑफ नहीं लगा है, सॉरी, ऑफ लगा लेना तुमने आपसे, ठीक। 342 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11, यही सुक्रोज भी इसको बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, 1000 ग्राम ऑफ शुगर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे ज्यादा सिंपल हम क्या देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। क्वेश्चन नंबर 8, 100 ग्राम ऑफ NaOH। क्वेश्चन नंबर 9, 500 ग्राम ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड का भी बता दिया, कैल्शियम का बता दिया, इसका 40 होता है, इसका 35.5 होता है, ऐसा कुछ है नहीं जो बताया ना, मेरे हिसाब से तो मैंने सब बता रखा। क्वेश्चन नंबर 10, 500 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है देख लो, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक। इसको आप ऐसे करके लिख लेना, C2O4H2, ठीक है, C2O4H2 कर लोगे, अरे यार लिख ही देना, तुम कुछ ना करो सब कर देंगे, ठीक, तुम चिंता ना करो। C2H2O4, अब तो निकाल लोगे ना मोलर मास। एक और ले लो छोटा सा क्वेश्चन, अमाउंट जो मर्जी है वो यहाँ अपने आप से लिख लो यार, कोई खास बात नहीं है, क्वेश्चन तुम खुद बना सकते हो। तो ऑक्जेलिक एसिड के बाद एक और तुमका पूछा जाता है ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH है। देखो इसको भी बना लो, C2H6O2, ये रहा तुम्हारे एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक। अब यहीं पर लेक्चर को रोकते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करो, हार्डली 5 से 6 मिनट लगना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चन तो निपटा दो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, अब जो भी है हो गया, ठीक है, इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर मोलैरिटी शुरू करेंगे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तुमको मोलर मास और मोल का बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, मैं कल नहीं सिखाते घूमूंगा कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है, वेट कैसे निकाली जाती है, चीजें अब नेक्स्ट लेक्चर में नहीं बताएंगे, ठीक है। वहां खटाखट अपन आगे कर रहे हैं, ये सारी बातें तुमको पता होनी चाहिए। चलो भाई नोट कर लो, कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत जल्दी।